नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं आईपीएस शशिकांत शुक्ला जी। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। थैंक यू। आपके डिपार्टमेंट से संबंधित तो बहुत सारी हम बातें करेंगे, उससे पहले एक पारिवारिक बात हो जाए। आप खुद फील्ड में रहे हैं, आप भी आईपीएस हैं, इतना बड़ा एक विभाग संभाल रहे हैं एफएसएल का। मैम जो हैं वो विदिशा संभाल रही हैं एज अ एसपी। तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन रह पाता होगा आपस में, समन्वय रह पाता होगा पारिवारिक, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग शुरू में नौकरी में आए, सीएसपी थे, तब भोपाल में ही पोस्टिंग थी और पूरे समय हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एक व्यक्ति फील्ड में रहे और एक व्यक्ति कुछ हल्के चार्ज में रहे। तो सीएसपी तक तो ठीक रहा, इसके बाद एडिशनल एसपी रहे तब तक भी ठीक रहा, हम लोग भोपाल में मैनेज करते रहे। लेकिन उसके बाद जब एसपी बने तब थोड़ी सी समस्याएं आईं। 4-5 साल कुछ ऐसा रहा जब मैं भी एसपी था और मोनिका भी एसपी थी, तब ज़रूर। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा हमारे डिपार्टमेंट को और मध्य प्रदेश शासन को कि उन्होंने पोस्टिंग हमारी बहुत दूर दूर नहीं की। अमूमन पास के ज़िले रहे, तो सैटरडे संडे को कभी कभार आना जाना हो गया, एक आध दिन छुट्टी लेके चले जाते हैं तो हो जाता है। अभी भी जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ एफएसएल में हुई है, मोनिका विदिशा में है, मेरा आधा ऑफिस भोपाल में, आधा सागर में, विदिशा बीच में, तो आते समय रुक जाता हूँ, जाते समय रुक जाता हूँ, ऐसे चलता रहता है। फिर तो आजकल जैसे मैम विदिशा में, आप भोपाल में, अब तो रियाज़ करने का बहुत समय मिल जाता हो, क्योंकि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं और गाने के बहुत नहीं, रियाज तो हमारा एकांत पार्क में ही हो जाता है। हाँ, सुबह सुबह वॉक करते समय जो है वो अपना संगीत लगा रहता है, तो रियाज और क्या है, इतना ही पर्याप्त। कटी पतंग की आप बात कर रहे थे। खिलते हैं गुल यहाँ, खिलते हैं गुल यहाँ, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। बहुत बढ़िया सर। अब मैं आपके आता हूँ आपके विभाग पर। एफएसएल की आपने कमान संभाली। अभी तक इस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हुआ करती थी, टेक्निकल हुआ करती थी, साइंटिस्ट होते थे, मेरे ख्याल से पहली नियुक्ति आपकी हुई है एज अ आईपीएस। जी। एक्चुअली क्या है कि वो एक कुछ ऐसा भ्रम सा कुछ लोगों को हो गया है कि चूंकि अभी तक हमेशा इसमें टेक्निकल पोस्ट पर ही लोग रहते थे, टेक्निकल लोग ही रहते थे इस पद पर, लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके अनुसार ये टेक्निकल का पद नहीं है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इसमें बाहर से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति आ सकता है रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से। और अभी मुझे और बल्कि मेरे डिपार्टमेंट को भी ये महसूस हो रहा है कि वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर होगा जिससे कोऑर्डिनेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ एक ऐसा लगता है जैसे एफएसएल अपने आप में एक अलग पृथक सी संस्था है, एक ऑटोनोमस टाइप का बॉडी है और कोऑर्डिनेशन में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी। अभी भी जो समस्याएं हुई वो कुछ कोऑर्डिनेशन को लेकर ही हुई, तो जो हमारे आने से थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, फास्ट हुआ है। बेसिकली कोई भी क्राइम हो जाए, कोई भी मिसहैपनिंग्स हो जाए, आप लोग तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो आप रहते हैं, और जब आप लैब में पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं कि काफ़ी मदद मिलनी चाहिए उस डिपार्टमेंट को। किस तरह के आप लोग क्लूज़ लेकर आते हैं और फिर उसका जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा एफएसएल के बारे में बताऊं। एफएसएल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारी सीन ऑफ क्राइम यूनिट है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। वो यूनिट है जो ऑफेंस होता है, कोई गंभीर ऑफेंस हुआ तो वो यूनिट जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ में, और प्राइमा फेसी जो उनको सबूत मिलते हैं उसको वो साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जितने जो यूज़ के हैं, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह हैं तो फिंगरप्रिंट को चले जाएंगे, क्यूडी के हिसाब का है तो क्यूडी चला जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं फिजिकल एविडेंस वो एफएसएल भेजते हैं। तब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है लेबोरेटरीज़ का, तो वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वहाँ आती है। वहाँ से जब जो भी सबूत, यदि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जब उसको कलेक्ट करता है तो उसका एक डिफरेंट नज़रिया होता है उसको कलेक्ट करने का। जब साइंटिफिक ऑफिसर उसको कलेक्ट करता है तो उसका एक अलग नज़रिया होता है कलेक्ट करने का, उसको कायदे से पैक करना, किस तरीके से पैक होना है, किस तरीके से वो सील बंद होकर के जाना है, वो सारी चीज़ें उसको मालूम है क्योंकि उसी बात का प्रोफेशनल है। तो वो जब उसको कायदे से पैक करते हैं, सील वगैरह लगा करके, फिर वो एफएसएल में आती है चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करके, तब हमारे यहाँ लैब में फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। कितने गंभीर आरोप में और किस केसेस में आपकी ज़रूरत पड़ती होगी पुलिस डिपार्टमेंट को जब वो एफएसएल को बुलाते हैं? मुझे लगता है कि अब तो कोई भी ऐसा केस नहीं जिसमें हमारी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक समय था जब लोग
पुलिस वाले भी ठोक पीट करके मारपीट करके जो है और वो उगलवा लेते थे कि कहाँ चोरी हुई, किसने मर्डर किया, किसने हत्या की, बलात्कार किया, वो सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब वो संभव नहीं है। तो अब साइंटिफिक एविडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्यूज्ड को जेल तक ले जा सकता है, सलाखों के पीछे ले जा सकता है। चाहे बलात्कार के केस में तो अब हाई कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि हर ऐसे प्रकरण में जिसमें भी अगर मानव शुक्राणु पाए जाते हैं बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, उसका डीएनए होना ही होना है। और डीएनए अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस है, उसके बाद फिर किसी एविडेंस की ज़रूरत रह नहीं जाती। आप लोगों के जो फाइनल डिसीजंस और फाइनल रिपोर्टिंग आती है, क्या इसको भी कभी चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, चैलेंज इस तरह से होता है कि कभी कभी यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो लॉयर वहाँ पर जो डिफेंस लॉयर हैं वो जज साहब को कहते हैं कि साहब ये गलत है, ऐसा किया वैसा किया, तो जज साहब हमारे यहाँ हमारे साइंटिस्ट को बुला सकते हैं। एक सेक्शन है 293, उसके अंदर एक एग्जम्पशन मिला हुआ है सभी साइंटिस्ट को कि साइंटिस्ट को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट बुला सकता है। तो उसमें हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और वो अपना तरीका बताते हैं कि साहब हमने इस तरह से इसका एग्जामिनेशन किया, ये हमने प्रोसीजर फॉलो किया, ये हमने मैनुअल फॉलो किया, क्योंकि हमारे लोग एक मैनुअल फॉलो करते हैं, एक रिटन मैनुअल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। वही मैनुअल पूरे हिंदुस्तान की सारी फोरेंसिक लैब्स जो हैं उसको यूज़ करती हैं। हम लोग अभी प्रयास में है कि हम एक अलग से अपना एसओपी और बनाएं साथ में, तो वो भी जस्ट हमने इनिशियल स्टेज पे है, हम लोग एक आध साल में उसको बना लेंगे। तो सर क्राइम तो बहुत सारे होते हैं जी, है ना? मेरे ख्याल से अगर जैसे कोई थेफ्ट हो जाए तो थेफ्ट में भी आपकी रिपोर्ट लगती है? बिल्कुल। थेफ्ट में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी घर वालों ने चोरी करी या घर के नौकर ने चुरा लिया या बाहर से कोई आदमी घुसा, तो शुरुआत फोरेंसिक की वहीं से शुरू हो जाती है कि दरवाज़ा थ्रस्ट से खुला है, तोड़ के खुला है या अपने आप खुला है, ताला कैसे खुला है, काटा है कि चाबी लगाया है या कैसे खुला है, यहीं से शुरू हो जाती है फोरेंसिक साइंस की। डीएनए एक वर्ड आपने यूज़ किया, पहले तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और बेसिकली डीएनए है क्या, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर्स में भी और ज़मीन जायदाद के मामले में भी डीएनए बेसिकली एक जेनेटिक कोड होता है जी, जो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। जैसे अपन चाहें तो जैसे अपनी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और कई जो एटम्स रहते हैं, तो उसमें जो आखिरी चीज़ जो रहती है वो दैट इज़ डीएनए। और डीएनए जो है वो इंडिविजुअल होता है हर व्यक्ति का। इट इज़ जस्ट लाइक कि मतलब जिसको कभी डीएनए फिंगरप्रिंट वन भी यूज़ करते हैं, तो जैसे फिंगरप्रिंट इंडिविजुअल है, ऐसे डीएनए हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है, वो दो लोगों का मैच नहीं करता। और जैसे पति पत्नी भी हैं, तो दोनों का यदि बच्चा होगा तो उसमें उन दोनों के अंश पाए जाएंगे, वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, तो क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है डीएनए। तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। तरह तरह के क्राइम्स आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप एक्सपांड कर रहे हैं इसकी जो लैब्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं और जो साइंस बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोगों को अब आपको ऐसे बताता हूँ कि डीएनए लैब पहली 2006 में खुली है सागर में। तो तब हमारे पास साइंटिस्ट डीएनए के अलग से तो थे नहीं, हमने बायोलॉजी के साइंटिस्ट को ही ट्रेनिंग कराई, और क्योंकि वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और उन्होंने ही इनिशियली वो लैब स्टार्ट की। उसके बाद हम 2013 से हम लोगों ने धीरे धीरे कैपेसिटी एक्सपेंशन शुरू किया। 2020 में हमने भोपाल की लैब खोली। तो हमारा जहाँ 200 हम पहले कर पाते थे पूरे मध्य प्रदेश में, आज की तारीख में हम मंथली ऑलमोस्ट 300-400 के आसपास, 400 तो अभी चल ही रहा है, बल्कि अब इंदौर की लैब अभी शुरू करी है हमने इसी साल 2022 में 17 जनवरी को। तो उसका भी हमारा काम शुरू हो गया है, तो लगभग 100 सैंपल्स वो टेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो लाइक हम कहाँ 100 पे थे, अब 500 पे आ गए। इसी साल हमारा टारगेट है ग्वालियर में डीएनए लैब खोलने का। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग चाहेंगे कि 700-800 पर मंथ हमारा टारगेट जो है 700-800 केसेस हम निपटा लें। डीएनए की बहुत बड़ी पेंडेंसी मध्य प्रदेश में है। इसके लिए क्या मैन पावर और साइंटिस्ट बढ़ाना है या इक्विपमेंट बढ़ाना है? दोनों चीज़ बढ़ा है। मैन पावर की भी बहुत कमी है एफएसएल में। एक्चुअली यही जो अभी कह रहे थे, फोरेंसिक साइंस में बहुत समय से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत पुराना रहा, नया इंस्ट्रूमेंट से अपग्रेडेशन भी कम हुआ, साइंटिस्ट वगैरह भी काफ़ी समय से पद वेकेंट रहे, पद भरे नहीं गए। लेकिन इसी वर्ष अभी 44 की वैकेंसी पीएससी ने निकाल दी है, और हमारा प्रयास है कि अभी 30 की वैकेंसी हम इसी पीएससी में जो होने वाली इसमें 1 महीने के अंदर ऐड करा दें। 70 पोस्ट करीब केवल साइंटिफिक ऑफिसर की खाली हैं, इसके बाद 70 पोस्ट सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की खाली हैं, ऐसे लगभग 150 पद खाली हैं 188 में। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसकी भी उतनी कमी है, लेकिन साल भर लगेगा इसको
साल भर में हमें लगता है हम लोग इसको बहुत अच्छा बना लेंगे। तो सर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर अपने सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मारपीट का केस हो, चाहे रेप का केस हो या कुछ और सुसाइड केस हो, तो सबसे पहले वो उन्होंने कहा था उसका मेडिकल कराओ। तो जो मेडिकल कराते हैं तो मेडिकल वाले के लिए हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, चाहे 1250 में भेजें, चाहे वो आसपास के जो भी प्राइमरी हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ भेजते हैं। तो आपका रोल कब शुरू होता है इसमें? नहीं, उसमें मेडिकल में हमारा रोल नहीं शुरू होता है। वो मेडिकल जो होता है वो बेसिकली इंजरीज के लिए होता है कि चोट इसको कितनी लगी, क्या लगी, कैसे लगी। यदि वो केस में अब हमको ये बताना है कि साहब इन्होंने छुरा मारा है पेट में, अब छुरे का एग्जामिनेशन फिर हमारे यहाँ होने आएगा कि वास्तव में छुरे को इनकी बॉडी से लिंक करना कि वही छुरा है जो इनके शरीर का खून उसमें लगा हुआ है, ये फिर हम लोग करते हैं। मगर इंजरी कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, ये वो डॉक्टर बताएंगे कि साहब यहाँ इतनी चौड़ी इंजरी हुई, इनके शरीर में 4 घाव हैं, कितने बड़े बड़े हैं, शार्प से है कि नहीं है, ये डॉक्टर बताएगा। अब उसके आगे उसको रिलेट करना, उस वेपन को उस बॉडी से रिलेट करना, ये हम करेंगे साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली में इसमें फिजिक्स वाले करेंगे, केमिस्ट्री वाले करेंगे या बायोलॉजी या एफएसएल वाले? इसमें फिर 2 पार्ट आ जाएंगे। हाँ, इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे। अब मान लीजिए वो शर्ट के ऊपर से उसने छुरा मारा है जी, अब शर्ट फटेगी, फिर अंदर बॉडी में जाएगा छुरा। शर्ट का एग्जामिनेशन फिजिक्स में होगा, वो हमारे फिजिक्स में होगा, वो बताएगा कि ये जो इसमें जो कट है ये लगभग उतना ही है जितना इस वेपन का है और इस वेपन से ये कट आ सकता है। तो उस शर्ट का एग्जामिनेशन फिजिक्स में होगा। ओके। और वो ब्लड का जो एग्जामिनेशन है, जो ब्लड उसके बॉडी में लगा है, वो एग्जामिनेशन बायोलॉजी लैब में होगा। और केमिस्ट्री का रोल कहाँ आएगा? केमिस्ट्री का रोल उसके बाद यदि कोई केमिकल उसके अंदर, जैसे किसी ने पॉइजनिंग किया, पॉइजन खा लिया, या तो छुरे में पॉइजन था या तीर में पॉइजन हाँ, था, तीर में पॉइजन था, या पॉइजन के केसेस या ड्रग्स के केसेस, शराब के केसेस, इवन जो शराब पकड़ी जाती है आपके यहाँ, तो वो शराब जो पकड़ी जाती है, अब आपने कह दिया साहब ये बोतल है साहब, ये शराब पकड़ी गई, अब इसमें वो अल्कोहल है कि नहीं है, ये शराब वाकई में है कि नहीं है, भाई किसी ने पानी भर दिया और बोल दिया साहब शराब है, तो हाउ विल यू प्रूव इट? तो वो एग्जामिनेशन केमिस्ट्री में होएगा। जब से ड्रग पकड़ के लाया एनडीपीएस केसेस में कि साहब एक वो तो वाइट पाउडर है, दिखने में वाइट पाउडर चौक जैसा दिखता है, कई बार ब्राउन शुगर टाइप की जो रहते हैं, इट लुक्स लाइक पाउडर। अब वो एक्चुअल में इट इज
ड्रग और नॉट, ये एग्जामिनेशन केमिकल एग्जामिनेशन है। तो सर ड्रग्स के जो बड़े बड़े केसेस और बड़े बड़ी खेप पकड़ी जाती है करोड़ों की, वो उसके भी आप ही क्या हर टेस्ट? किसी का, चाहे कितनी बड़ी खेप पड़ती, चाहे एक पुड़िया जाए, चाहे वो बड़ा केस जाए, उसको एग्जामिनेशन करके देना ही होता है कि सभी एक्चुअली में ड्रग है। क्योंकि एनडीपीएस केस ऐसा है कि जिसमें सजा बहुत है, तो उसमें कोर्ट जो है जब तक बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं होता तब तक सजा देता नहीं है। मिनिमम 20 ईयर्स का पनिशमेंट है उसके अंदर यदि ड्रग पकड़ा गया एक निश्चित मात्रा में, तो इसलिए उसमें सारे एग्जामिनेशन फिर हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। उस पर सर बहुत एहतियात रखनी पड़ती होगी मेरे ख्याल से। जी जी, इसके काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें, और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स भी अभी आ रहे हैं, और हम लोग लगातार इस प्रयास में। अभी ही मैंने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स देखे। मैं एक बार सेंट्रल फोरेंसिक्स लैब भी गया हूँ। यहाँ पर भोपाल में एक सेंट्रल फोरेंसिक लैब भी है। वो कहाँ पर है सर? ये बैरागढ़ के आगे है, भौरी में। हाँ। बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनके पास तो मैन पावर का बहुत कमी है, बट दे हैव वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स, और उनकी लैब्स में जगह भी उनके पास स्पेशियस भी बहुत है। तो वहाँ मैं गया, मैंने भ्रमण किया, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उनके मुझे लगा कि नए हैं, तो वी विल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको कर लेंगे। पहले क्या था, पैसा नहीं आता था, बट अभी करंट गवर्नमेंट ने, अभी सरकार ने जो है पुलिस के लिए काफ़ी दिल खोल के पैसा खर्च किया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई कमी आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमको काफ़ी फंड मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एफएसएल है भौरी में आप जो बता रहे हैं जी। ये सीबीआई के केसेस के या जो दूसरा डीआरआई के केसेस जो होते हैं उन केसेस के लिए वो लैब बनी हुई है, उसको उस लैब का पैरेलल लैब का क्या पर्पस होगा? नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनआईए है, सीबीआई है, इवन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इन सब की जांचें इनमें होती हैं, और वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं एफएसएल को। जो स्टेट की एफएसएल हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सर आपका डिपार्टमेंट 2006 से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, काफ़ी कुछ रहा है। कुछ ऐसे कुछ केस बताइए सर, अगर आपको याद आ रहा हो, जो आपके डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया हो जिसमें पीठ थपथपाई हो कोर्ट ने और सरकार ने। अभी रिसेंटली जितने भी आप छोटी बच्चियों के केसेस देख रहे हैं, वो ऐसा एक भी केस नहीं। अभी मध्य प्रदेश ने लास्ट टू लास्ट ईयर 2 वर्षों में लगभग 32 आदमियों को फांसी की सज़ा सुनाई है मध्य प्रदेश की कोर्ट्स ने, और वो सारे केसेस जो हैं वो बगैर डीएनए के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं, ना तो वो आदमी को पहचानती हैं, ना बोल पाती हैं, ना बता पाती हैं, ना ही अपने साथ उनके साथ क्या घटित हुआ वो समझ पाती हैं, समझ भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती। तो ऐसे में डीएनए ही एकमात्र चीज़ है जो फाइनली प्रूव करता है कि जो एक्यूज्ड को रिलेट करता है बच्ची से। आपको याद होगा अभी कुछ वर्ष पहले यहाँ न्यू मार्केट में एक छोटी बच्ची का रेप करके उसको मर्डर करके फेंक दिया था। वो इनफैक्ट वो केस हमारे ही साइंटिफिक ऑफिसर्स ने रात भर कंट्रोल रूम में बैठ करके उसको निकाला, उस केस को। इनिशियली बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद तत्काल 3 दिन के अंदर उसका डीएनए हम लोगों ने निकाला और उसको किया। डीएनए में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डीएनए थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने वो किसी का भी ब्लड डाला और टेस्ट ट्यूब में और वो जो है निकाला और ऐसा आ गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि डीएनए एक्सट्रैक्शन में ही जो है वो करीब 24 घंटे से ज़्यादा लगता है, और वो भी जब अगर ब्लड सैंपल है तो। अगर बोन है, हड्डी, तो उसमें डीएनए निकालने में कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है। उसमें सैंपल से सैंपल बार बार उसको रप्चर करते हैं, फिर उसमें से सैंपल निकालते हैं। इट टेक्स टाइम, उसके लिए मशीन्स हैं जिसके अंदर निकलता है। तो डीएनए प्रोसेसिंग में इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारी कैपेसिटी महीने में 200-300 जाएगी, तो वो इसीलिए है क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। ऐसे ही होशंगाबाद में एक बच्ची का रेप करके ने फेंका, वो भी केस इसी से डीएनए से फाइनली उसमें उसको मृत्युदंड की सजा हुई। मतलब एन नंबर ऑफ केसेस हैं इसमें, बहुत तो सारे। ये जो डीएनए वाला जो रोल है कितने दिनों तक, चाहे वो स्पर्म हो या कुछ और चीज़ हो, कब तक वो इंटैक्ट रहता है कि जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते होंगे? देखिए, डीएनए तो यदि कहीं अगर आप उसको प्रॉपरली ड्राई कर दें तो यू कैन कीप इट फॉर ईयर्स। अगर मान लो ब्लड स्टेन है और ब्लड स्टेन को आपने पेपर पे ले लिया है और उसको ड्राई कर लिया है, तो ब्लड उसके अंदर है। अब आप उसको सुखाकर ड्राई करके रखे रहिए आप सालों तक, तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो जब चाहें तब निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो उसमें खराब हो गया, वो आपने उसका मॉइस्चर लग गया, पेपर खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर वो नहीं आता फिर उसमें डीएनए। मेरे ख्याल से सर ये जो अपना आपके इंटरव्यू के बाद जितने क्राइम करने वाले होंगे और वो अगर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में दहशत तो बैठेगी कि यार हम कुछ भी करेंगे और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हमें कहीं ना कहीं
नहीं, बिल्कुल कटघरे में डर खड़ा लगना कर भी देगा। चाहिए, अपराधियों को डर लगना चाहिए, क्योंकि फोरेंसिक डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है और पुलिस डिपार्टमेंट और फोरेंसिक डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के ये चाहेंगे कि कोई अपराधी ना बचे। ना बचे। हमारी पूरी प्रयास यही रहता है कि अपराधी को हम लोग न केवल सलाखों के पीछे ले जाएं, बल्कि उसको फाइनली सजा दिलाएं, यदि मृत्युदंड लाएंगे तो फांसी पे चढ़वाएं। जैसे डीएनए एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, वैसे एक विसरा शब्द सुशांत के केस के बाद हुआ था कि साहब वो विसरा की रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट पहुंच चुकी है। ये एक सिलसिला चल रहा था, बिल्कुल चेन चलती चली आ रही थी। वो विसरा क्या चीज़ थी और उससे क्या चीज़ आप उन्होंने आइडेंटिफाई करके ये प्रूव किया कि ये इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था या इस तरह के कोई हादसा हुआ विसरा था? बेसिकली जब व्यक्ति का पोस्टमार्टम करते हैं तो जिस चीज़ों पे डॉक्टर को डाउट होता है कि इसमें या इसने पॉइजनिंग किया है, यदि पॉइजनिंग होएगा, आदमी खाएगा तो उसके पॉइजन के अंश जो है उसके पेट में होंगे, उसके इंटेस्टाइन में होंगे और हो सकता है उसके ट्रैक में भी हो। तो डॉक्टर इन पूरे पार्ट को बॉडी के अंदर से काट कर निकाल लेता है, इसको सैंपल पैक करता है। दिस इज कॉल्ड विसरा। मतलब बॉडी के अंदर के जो हिस्से होते हैं जिनमें डाउट होता है कि इसमें कोई ना कोई केमिकल प्रेजेंट है या इसमें ये मृत्यु कैसे हुई शायद इससे पता लग जाए, वो सारे पार्ट्स को जब कलेक्ट करके और हमारे यहाँ भेजा जाता है उसको विसरा कहते हैं बेसिकली। अब सुशांत के केसेस में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाना शुरू किए कि उसको जो है ना किसी ने पॉइजन कर दिया, किसी ने ये कर दिया, लेकिन पुलिस वाले जिन्होंने भी उसको देखा था वो पहले ही समझ गए थे कि इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड। मीडिया ने उसको हाइप किया अननेसेसरी और उसका विसरा विसरा वो बाद में, जब तो उसमें कुछ निकलना ही नहीं था तो उसमें कुछ था भी नहीं। सर बहुत सारी बातें आपसे की और मैं चाहूँगा सर कि जाते जाते आप दर्शकों को बताएं कि आपके डिपार्टमेंट की जो भूमिका है वो किस हद तक जा सकती है, जिससे कि क्राइम करने वाला अगर कोई सोच भी रहा हो तो एक बार उसे मजबूर हो जाए ना पड़े सोचने के लिए। एक कोई मैसेज आप दें क्रिमिनल्स के लिए। देखिए, साइंटिफिक एविडेंस की कोई लिमिट नहीं है। कहा जाता है कि कोई भी अपराध होता है, अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ के जाता है और पुलिस का काम है उस सबूत को एक बार जब्त कर ले, उसके बाद हम कनेक्ट उससे कर देंगे। कनेक्ट करने का काम फोरेंसिक साइंस का है। अगर वो उससे कनेक्टेड है तो फोरेंसिक साइंस ये बताने में सक्षम है कि ये उससे कनेक्ट है। और आपका भेजा हुआ जो सबूत है वो पलट भी नहीं सकता, जैसे कि आमतौर पे जो गवाह पलट जाते हैं वो आपके सबूत कभी पलट नहीं सकते। फोरेंसिक साइंस की यही खूबी है और इसीलिए वो है यहाँ, एग्जिस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो है तो है, नहीं है तो नहीं। तो चलिए सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पद संभाला और बखूबी आप इसे निभाते रहें, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।